वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एक चैप्टर को आप तैयार कीजिए और जैसे आज दिन भर के लिए रूटीन में किसी एक चैप्टर को लीजिए और उसको पूरा उसके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा डालिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इसके पहले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को विस्तृत रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो आउटपुट है वो अच्छा होगा और आगे जो एग्ज़ाम देंगे जब आप, तो उसमें अच्छे मार्क्स आप आने के पूरे चांसेस रहेंगे। अब स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी भूतापी ऊर्जा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कहा गया अपारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण, तो ऑप्शन इसमें डी होगा, जिसमें अपारंपरिक स्रोत जो है ऊर्जा का स्रोत है उसमें सूर्य भी आता है, भूतापी ऊर्जा भी आता है और पवन ऊर्जा भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस स्थान पर विद्युत का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पावर हाउस, ऑप्शन बी सब स्टेशन, ऑप्शन सी ग्रिड स्टेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जिस स्थान पर विद्युत का उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है, उसे कहते हैं हम पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल गेट, ऑप्शन बी रिसर्वियर, ऑप्शन सी पेनस्टॉक, ऑप्शन डी ट्वाइल रेस। यार इसको बोलते हैं टेल रेस, यहाँ लिखा है ट्वाइल रेस, इसे टेल रेस भी कहा जाता है। टेल रेस, इसे टेल रेस भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसे क्या कहा जाता है? जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचा जाता है उसे पेन स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणविक विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में कौन सा ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी जर्मेनियम। तो परमाणविक विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसे इंग्लिश में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम, क्योंकि यहाँ पर यूरेनियम 235 एंड 238 का यूज़ किया जाता है। यूरेनियम 235 238 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणविक विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में ऊर्जा स्रोत से किस विधि द्वारा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन के द्वारा, ऑप्शन बी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन संलयन के द्वारा, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन के द्वारा, या ऑप्शन डी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा। तो इसका जो है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें जो एनर्जी मतलब ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उस ऊर्जा स्रोत का कौन सा मुख्य विधि उसकी कौन सी है, इससे हमें ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे शीतक में न्यूट्रॉन आवेशित करने की क्षमता होती है। जो अच्छा कूलेंट होता है, शीतलक जो होता है, उसमें न्यूट्रॉन अवशोषित करने की जो क्षमता होती है उस किस में होती है, या कैसी होती, कम होती है या ज़्यादा होती? ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी अत्यधिक, या ऑप्शन डी शून्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अच्छे शीतलक में न्यूट्रॉन अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो होती कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हवा की किस ऊर्जा का रूपांतरण पवन चक्की करता है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युतीय ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हवा के किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है पवन चक्की? गतिज ऊर्जा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 400 केवी के वैद्युतिक पावर को
पावर प्लांट से ग्रिड स्टेशन तक लाना क्या कहलाता है? यहाँ पर 400 केवी की बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए है प्राइमरी ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और ऑप्शन डी है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाया, क्योंकि 400 केवी के जो विद्युत पावर जो प्लांट होते हैं उसमें ग्रिड स्टेशन तक लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेन फीडर, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन फीडर, ऑप्शन सी सर्विस लाइन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्योंकि वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचने वाली लाइन को कहते हैं सर्विस लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से उपभोक्ताओं के लोड सेंटर तक संचरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्राइमरी ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेकेंडरी ट्रांसमिशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से जो है उपभोक्ताओं के लोड सेंटर तक जो ट्रांसमिशन करते हैं हम उसे सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि लिंक को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऐसे ही आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आरसीसी खंभों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 40 से 50 मीटर, ऑप्शन बी 50 से 80 मीटर, ऑप्शन सी 60 से 100 मीटर, ऑप्शन डी 100 से 300 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 60 से 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसी का सतह प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी पर, ऑप्शन बी चालक का व्यास पर, ऑप्शन सी चालक की आकृति पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि एसी का जो इफेक्ट जो है सतह पर प्रभाव जो है वो किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर भी करता है, कंडक्टर की जो आकृति है उस पर भी डिपेंड करता है, उसके व्यास चालक के व्यास पर भी डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एसी के किस गुण के कारण ओजोन गैस पैदा होती है? ऑप्शन ए स्किन इफेक्ट के कारण, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण, ऑप्शन सी कोरोना के कारण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एसी के किस गुण के कारण ओजोन गैस पैदा होती है? तो ये होती है कोरोना इफेक्ट के कारण होती है, कोरोना इफेक्ट के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ऑयल सर्किट ब्रेकर में आर्क को कौन समाप्त करता है? ऑप्शन ए शुष्क वायु, ऑप्शन बी अचालक तेल, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी SF6। SF6 में इसका फुल फॉर्म होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, क्योंकि ऑयल सर्किट ब्रेकर में आर्क को कौन बुझाता है? अचालक तेल, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज़ किया जाता है वही ऑयल इसमें इस ऑयल सर्किट ब्रेकर में OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में वायु का दाब कितना होता है? ऑप्शन ए 10 से 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 30 से 40 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 50 से 60 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 70 से 90 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की बात की जा रही है जिसे ACB कहा जाता है, ACB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में वायु का जो दाब होगा वो कितना प्रेशर होगा? 50 से 60 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ELCB कम से कम कितनी लीकेज करंट को समझ सकता है? ELCB मीन्स अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर।
ऑप्शन ए 50 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी 70 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 100 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी 500 मिली एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 100 मिली एम्पियर। जो ईएलसीबी होता है, ये लीकेज जो करंट होती है उस लीकेज करंट को 100 मिली एम्पियर तक समझ सकता है, 100 मिली एम्पियर तक समझ सकता है और उसे डिटेक्ट करके आपको बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन रिवायरेबल फ्यूज है? ऑप्शन ए किटकैट फ्यूज, ऑप्शन बी एचआरसी फ्यूज, ऑप्शन सी कार्टिज टाइप फ्यूज तथा ऑप्शन डी लिक्विड टाइप फ्यूज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर रिवायरेबल फ्यूज की बात की जा रही है, जिस फ्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कि उसमें वायर को चेंज कर सकते हैं, फ्यूज को बदल सकते हैं, तो वो होता है किटकैट फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्मल रिले विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्यरत होता है? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन सी विद्युतीय प्रभाव पर या ऑप्शन डी सतह के प्रभाव पर। तो यहाँ पर थर्मल रिले की बात की जा रही है, जो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्यरत होता है, तो यह होता है ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो होगा उसका बी सही होगा, ऊष्मीय प्रभाव के कारण। क्योंकि यहाँ थर्मल रिले की बात की जा रही है तो विद्युत धारा जो इफेक्ट पैदा करेगा वो हीटिंग इफेक्ट के कारण होगा, ऊष्मीय प्रभाव के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लिक्विड टाइप फ्यूज में कौन सा द्रव भरा होता है? ऑप्शन ए द्रवित CO2, ऑप्शन बी CCl4 जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है, या ऑप्शन सी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, या ऑप्शन डी CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो लिक्विड टाइप फ्यूज होता है उसमें कौन सा द्रव भरा जाता है? उसमें भरा जाता है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निर्वात सर्किट ब्रेकर में या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में हवा का दबाव पारे का कितना रखा जाता है? तो यहाँ पर पारे का दबाव बताना है हमें, कौन सी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में, जिसे VCB कहा जाता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो ये होता है ऑप्शन ए 10⁻⁻2 mm, ऑप्शन बी 10⁻⁻3 mm, ऑप्शन सी है 10⁻⁻4 mm या ऑप्शन डी है 10⁻⁻5 mm। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी 10⁻⁻3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्किट ब्रेकर किसी विद्युत वितरण परिपथ को किस अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है? ऑप्शन ए सामान्य तथा असामान्य, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी केवल दोष आने पर, या ऑप्शन डी लोड रहित होने पर। तो जो सर्किट ब्रेकर होता है वो सर्किट को, इलेक्ट्रिक सर्किट को अलग अलग कर देता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सामान्य तथा असामान्य। जो सर्किट ब्रेकर है विद्युत वितरण परिपथ को, मतलब इलेक्ट्रिक के जो सर्किट है, डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट को है, उसको क्या करता है? सामान्य और असामान्य दोनों कंडीशन में जोड़ने और तोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस उद्देश्य से सर्किट ब्रेकर में तेल भरा जाता है, ऑयल भरा जाता है? ऑप्शन ए ब्रेकर का वजन बढ़ाने में, या ऑप्शन बी युक्ति का निम्न तापमान पर प्रचालन सुनिश्चित करने में, या ऑप्शन सी चारों ओर की वायु का आयनीकरण रोकना में, या ऑप्शन डी परिपथ के तोड़ते समय पैदा हुई जो चिंगारी है, आर्क जो है, को बुझाने और संयोजकों को ठंडा करने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सर्किट ब्रेकर में जो कॉन्टेक्टर होते हैं उस कॉन्टेक्टर में जब वो दोनों जुड़ते हैं तो वहां पर स्पार्क होगा, और जब खुलेंगे तो भी स्पार्क होगा। तो परिपथ को तोड़ते समय जो आर्क उत्पन्न होती है उसे ही बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? ऑयल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी दो प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था सर्किट ब्रेकर में होती है? ऑप्शन ए श्रेणी अतिभार कुंडली एवं निम्न वोल्टता कुंडली,
ऑप्शन बी श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली, या ऑप्शन सी निम्न वोल्टता मुक्ति कुंडली एवं अधिवोल्टता ट्रिपिंग कुंडली, या ऑप्शन डी शंट ट्रिपिंग कुंडली एवं अधिवोल्टता ट्रिपिंग कुंडली। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ट्रिपिंग व्यवस्था की जो सर्किट ब्रेकर में ट्रिपिंग जो सिस्टम होता है लगा होता है, उसमें कौन सी कॉइल लगी होती है और उसे हम क्या कहते हैं, हमें ये पता करना है। और इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली। मतलब कि सीरीज ओवरलोड कॉइल ट्रिपिंग कॉइल और शंट ट्रिपिंग कॉइल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सर्किट ब्रेकर में है ना, दो प्रकार की ट्रिपिंग सिस्टम उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस प्रकार की युक्ति सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए चुंबकीय उष्मी, ऑप्शन बी प्रकाशी, ऑप्शन सी उष्मी, या ऑप्शन डी रासायनिक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो क्या होगा, आंसर ए होगा। क्योंकि किस प्रकार की युक्ति में सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए उपयोग करते हैं, तो वो है एक तो मैग्नेटिक है और दूसरा है हीटिंग, मतलब एक चुंबकीय और दूसरा उष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता, या कौन सा है जो वो अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता। ऑप्शन ए निर्वात सर्किट ब्रेकर जिसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ऑप्शन बी वायुदाब चलित सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या ऑप्शन डी तेल युक्त सर्किट ब्रेकर। तो इसमें जो यूज नहीं किया जाता अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं है, कौन सा नहीं है मेंटेनेंस वाला, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट्स करिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका राइट आंसर होगा। इसे MCB भी कहा जाता है और इसमें कोई भी पुर्जा जो है वो मेंटेनेंस वाला नहीं होता, अर्थात इसे हम इसके पार्ट्स को बदल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विशेषकर किस अवस्था में स्रोत को विसंयोजित करने के लिए ELCB का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी अर्थ दोष, ऑप्शन सी निम्न वोल्टता, या ऑप्शन डी अतिभार। तो ELCB का हम यूज कहाँ करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसके जैसे नाम से हमें पता है कि ये अर्थ लीकेज के कारण होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो अर्थ दोष मतलब अर्थ फॉल्ट के लिए ही यूज किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी इज एन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन 250 वोल्ट से कम होता है। यहाँ पर 250 वोल्ट से कम की बात की जा रही है। LT या लो टेंशन, ऑप्शन बी सुपर टेंशन जिसे ST कहा जाता है, सी ऑप्शन है MT जिसे मीडियम टेंशन कहा जाता है, या ऑप्शन डी EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन कहा जाता है। तो 250 वोल्ट से कम की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए 250 वोल्ट से कम की बात की जा रही, तो लो टेंशन जो लाइन होती है LT लाइन वो 250 वोल्ट से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी खंबे का कितना भाग सामान्यतः भूमि में दबाया जाता है। ऑप्शन ए खंबे की कुल लंबाई का दूसरा भाग, ऑप्शन बी खंबे की कुल लंबाई का तीसरा भाग, ऑप्शन सी खंबे की कुल लंबाई का छठा भाग, ऑप्शन डी खंबे की कुल लंबाई का 10वां भाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खंबे की कुल लंबाई का छठा भाग, मतलब 1/6 भाग जो है वो जमीन में दबाया जाता है या गाड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक ही खंबे का वितरण लाइन तथा स्ट्रीट लाइट दोनों स्थापित हो तो दो खंभों का पारस्परिक जो रेंज होगा परास होगा वो कितने मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है 100 मीटर, ऑप्शन बी 45 मीटर, ऑप्शन सी 25 मीटर, या ऑप्शन डी 85 मीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 45 मीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा
45 मीटर। मतलब कि दो खंभे जब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो तथा स्ट्रेट लाइन दोनों स्थापित करेंगे तो दो खंभों के बीच में जो पारस्परिक जो रेंज होगी वो 45 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किसी निम्न एवं मध्यम वोल्टता सिरोपरि लाइन का कोई भी चालक तार सड़क के आर पार अवस्था में भूतल से किस मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन ए है 5 मीटर, ऑप्शन बी है 4.971 मीटर, ऑप्शन सी है 5.75 मीटर, ऑप्शन डी है 5.791 मीटर। चलिए इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्या बोला है? मीडियम है ना, निम्न और लो वोल्टेज के लिए जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें कंडक्टर जो तार हो सड़क के आर पार अवस्था में भूतल से कितने मीटर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जमीन से उसकी जो हाइट है वो कितनी कम, कितनी ऊंचाई में होना चाहिए या उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 5 मीटर 5.791 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब इतनी हाइट तो होना ही जरूरी है, 5.791 मीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी भवन की छत से किसी निम्न एवं मध्यम वोल्टा लाइन के चालक तार की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितने मीटर से कम नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है 2.0 मीटर, ऑप्शन बी है 3.893 मीटर, ऑप्शन सी है 2.942 मीटर, ऑप्शन डी है 2.439 मीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 2.439 मीटर। इसका मतलब यह है कि भवन की छत से किसी निम्न या मध्यम वोल्टा लाइन जो है ओवरहेड लाइन है और उसमें चालक तार की ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई है वो 2.439 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी हाइट तो होना ही है, होना ही चाहिए इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी प्रयोगशाला को मुख्यतः 3 फेस लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन ए 4 कोर का, ऑप्शन बी 1 कोर का, ऑप्शन सी 5 कोर का या ऑप्शन डी 3.5 कोर का। तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। यहाँ पर जो प्रयोगशाला है, इंडस्ट्रीज जो है, उद्योगशाला को मुख्यतः 3 फेस लोड और सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त जो करेंगे केबल, उसका साइज क्या होगा और वो किस टाइप का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी 3.5 कोर केबल होगा। इसका मतलब आर वाई और बी के 3 होंगे और एक कितना होगा? न्यूट्रल का होगा। और न्यूट्रल वायर जो होगा इनका जो डाया होगा आर का या वाई का या बी का, किसी एक केबल का आधा होगा न्यूट्रल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस लिए भूमिगत प्रकार के केबलों में जालीदार कवच लगाया जाता है? ऑप्शन ए नमी से सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी अर्थदोष से सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी यांत्रिक आघात से सुरक्षा के लिए या आंसर डी केबल को फटने से रोकने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमिगत प्रकार के केबल में, जो भूमिगत जमीन के अंदर गाड़ा जाता है केबल, उसमें जालीदार कवच बनाया जाता है। वो क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन इसका राइट होगा सी, क्योंकि ये यांत्रिक आघात से सुरक्षा, मतलब कि मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यदि उस पर आप किसी धारदार हथियार से मार भी दिए तो भी वो केबल को कटने से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूमि में कितनी गहराई पर 11 kV HT केबल स्थापित किया जाता है? हाई टेंशन केबल की बात की जा रही है। 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन केबल जो स्थापित करते हैं जमीन में, वो कैसे, कितनी गहराई में करते हैं? तो ऑप्शन ए है 2.1 मीटर, ऑप्शन बी है 0.9 मीटर, ऑप्शन सी है 3.27 मीटर, ऑप्शन डी है 1.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.9 मीटर। मतलब भूमि की में कितनी गहराई पर होगा? क्योंकि ये एचटी लाइन है तो जो केबल स्थापित किया जाएगा वो 0.9 मीटर
जमीन में अंदर गहराई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कितनी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर बस बार को स्थापित नहीं करना चाहिए। यहां पर बात की जा रही है बस बार की बात, और बस बार किसका बना होता है, कॉपर का। किसका बना होता है, कॉपर का या एल्युमिनियम का बनाते हैं बस बार। तो इसकी हाइट कितना कितने में स्थापित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ये है 2.1 मीटर, ऑप्शन बी 2.75 मीटर, ऑप्शन सी 3.2 मीटर, ऑप्शन डी 4.1 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि कितनी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर बस बार स्थापित नहीं करना चाहिए, 2.75 मीटर लगभग, है कि नहीं, मतलब 3 मीटर से कम, 0.25 मीटर कम, है कि नहीं। तो 2.75 मीटर इसका राइट आंसर होगा, मतलब इतने ऊंचाई से अधिक पर बस बार को आप स्थापित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसी उद्योगशाला में 50 एचपी के लिए 3 फेस 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता कितनी होनी चाहिए। तो इसे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप कैलकुलेशन करके बनाएंगे। आप इसका आंसर हमें आप जो है इसका व्हाट्सअप हमें कमेंट करके भेजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 100 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 400 एम्पियर धारा वहन क्षमता की ओवरहेड बस बार सिरोपरी बस बार कितने लंबाई में उत्पादित की जाती है। ऑप्शन ए 2.44 मीटर, ऑप्शन बी 1.33 मीटर, ऑप्शन सी 2.89 मीटर, या ऑप्शन डी 4.0 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2.44 मीटर, क्योंकि 400 एम्पियर धारा वहन क्षमता की बात की जा रही है और यहाँ पर ओवरहेड बस बार की बात की जा रही है, इसकी लंबाई कितनी की जाएगी, 2.44 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस प्रयोग हेतु एमसीबी का प्रयोग नहीं हो सकता। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन ए चोरी से बचाना क्योंकि वे शील्ड होते हैं, ऑप्शन बी सूक्ष्म अतिधारा बचाव हेतु, ऑप्शन सी रुक्ष अतिधारा बचाव हेतु, ऑप्शन डी परिपथ के नियंत्रण एवं बचाव हेतु। तो इसका राइट का आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म अतिधारा बचाव हेतु। हम एमसीबी का प्रयोग क्यों नहीं हो सकता, ऑप्शन लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सूक्ष्म अतिधारा बचाव हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, टरबाइन जो ताप शक्ति संयंत्रों में लगी होती है उसकी गति कितनी होती है। तो टरबाइन जो है थर्मल पावर प्लांट में जो यूज की जाती है उसकी कितने आरपीएम स्पीड होती है। तो ऑप्शन ए है 1500 आरपीएम, ऑप्शन बी है 3000 आरपीएम, ऑप्शन सी है 500 आरपीएम और ऑप्शन डी है 1000 आरपीएम। तो ताप विद्युत केंद्र में जो टरबाइन का यूज किया जाता है वो टरबाइन पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, केपलान टरबाइन, ये इस टाइप से उनका नाम होता है। इम्पल्स टरबाइन भी यूज़ की जाती है। तो जनरली जो टरबाइन यूज़ की जाती है वो कितने आरपीएम की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी 3000 आरपीएम। 3000 आरपीएम की टरबाइन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस आवृत्ति पर हमारे देश में विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए 60 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 10 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 25 हर्ट्ज। प्राय मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर सभी को मालूम है, ऑप्शन बी आएगा 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपने देश में प्रयुक्त डीजल लोकोमोटिव क्षमता कितनी होती है। जो डीजल लोकोमोटिव यूज करते हैं उसकी क्षमता हमारे देश में कितनी होती है। ये रेलवे का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 10 से 500 एचपी, ऑप्शन बी 2000 से 2500 एचपी, ऑप्शन सी 100 से 200 एचपी, ऑप्शन डी 5000 से 7500 एचपी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी
इसका राइट आंसर होगा। इसका 2000 से 2500 HP तक की जो है डीजल लोकोमोटिव क्षमता की इंजन प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पदार्थ का प्रयोग सौर ऊर्जा उत्पादन में सौर सेल निर्माण के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए सिलिकॉन का, ऑप्शन बी जर्मेनियम का, ऑप्शन सी एंटीमनी का, ऑप्शन डी बोरान का। अब सोलर सेल निर्माण में किया जाता है तो हमें पता है यहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सोलर सेल निर्माण में सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है और यह सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सौर सेल की वोल्टता है? मतलब सौर सेल की जो वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? ऑप्शन ए 0.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी 1.8 वोल्ट या ऑप्शन डी 2.9 वोल्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 0.5 वोल्ट। मतलब सोलर सेल की जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो प्रत्येक सेल की 0.5 वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस स्रोत द्वारा उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है? अब विद्युत उत्पादन करना है किस में? उपग्रहों में, सैटेलाइट में। तो रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन के द्वारा, या सौर सेल के द्वारा, या डीसी जनरेटर के द्वारा, या डी बैटरी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी सौर सेल के द्वारा ही जो उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा प्रदान या उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस विद्युत सप्लाई से संयोजित संपूर्ण उपकरणों की सतत रेटिंग का योग है? ऑप्शन ए संयोजित भार, ऑप्शन बी औसत मांग, ऑप्शन सी उच्चतम मांग, ऑप्शन डी औसत भार। तो जो फ्लैट टैरिफ वाले जो यूनिट है, टैरिफ वाले यूनिट का क्वेश्चन है ये, क्योंकि टू पोर्ट टैरिफ, एकल दर, द्विदर टैरिफ, ये सब टैरिफों से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संयोजित भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिकतम मांग एवं संयोजित संपूर्ण भार का अनुपात है? इन दोनों का संयोजित मांग मतलब अधिकतम मांग और संयोजित संपूर्ण भार, तो इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? मांग गुणांक, भार गुणांक, शक्ति गुणांक या क्षति गुणांक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मांग गुणांक, डिमांड फैक्टर जिसके कहा जाता है। डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर क्या होता है? अधिकतम मांग अपान संयोजित संपूर्ण भार, इसका अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है भार गुणांक क्या है? ऑप्शन ए औसत मांग अपान अधिकतम मांग, ऑप्शन बी संयोजित क्षमता अपान अधिकतम मांग, ऑप्शन सी अधिकतम मांग अपान औसत मांग, या ऑप्शन डी मांग गुणांक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए भार गुणांक जो है, जिसे आप लोड फैक्टर कहते हैं, तो ये हो जाएगा अधिकतम औसत मांग और अधिकतम मांग, मतलब औसत मांग अपान अधिकतम मांग का अनुपात क्या हो जाएगा? भार गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है जब भार गुणांक का मान उच्च हो? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा सस्ती उपलब्ध होती है, ऑप्शन बी ऊर्जा मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा महंगी उपलब्ध होती है, या ऑप्शन डी ऊर्जा क्षति ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा सस्ती उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित किस इकाई में उपभोक्ता का भार प्रायः मापा जाता है? जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसमें जो घर पे बिजली यूज करता है, कंज्यूम करता है, उसका जो लोड है वो कैसे मापा जाता है? ऑप्शन ए किलोवाट में, ऑप्शन बी किलोवाट हावर में, ऑप्शन बी सी वोल्ट में, या ऑप्शन डी एम्पियर घंटों में। तो
आपके घर का, मेरे घर का, सभी के घर का जो हम हैं उपभोक्ता कंज्यूमर, और हमारे घर में जो भार लोड मापा जाता है वो यूनिट में होता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, है ना, इकाई में उपभोक्ता का भार प्रायः मापा जाता है। इसका राइट आंसर है किलोवाट में। आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे लगे कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।